नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लाइब्रेरी साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है AACR 2R यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड रिवाइज्ड एडिशन। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इससे जो पहले वाली क्लास थी उसमें हमने CCC के बारे में पढ़ा था। आई होप आपको वो क्लास समझ में आई होगी। आज की इस क्लास में हम इसकी जो बेसिक डिटेल्स हैं उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लाइब्रेरी साइंस है इसके अंदर जो स्टाफिंग पैटर्न है उसके अंदर बहुत सारे नए पद सृजित होने वाले हैं लाइब्रेरी साइंस के। तो लाइब्रेरी राजस्थान के अंदर भी लाइब्रेरी साइंस की एक बहुत बड़ी वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, तो आप अभी से तैयारी करने लग जाओ। तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं AACR 2R के बारे में। इसका पूरा नाम था एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड रिवाइज्ड एडिशन। ये इसका पूरा नाम था और इसका निर्माण जॉइंट स्ट्रिंग कमेटी द्वारा किया गया था। इस कमेटी के अंदर ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और ब्रिटिश लाइब्रेरी और लाइब्रेरी एसोसिएशन जो कि UK में है और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इन सब ने मिलकर इसका निर्माण किया था 1998 के अंदर। और 2010 के अंदर जो RDA था यानी रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, इसने AACR 2R को रिप्लेस कर दिया था। और जो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स है ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। इन सब के बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे और इसके अंदर 26 इसके चैप्टर्स हैं। इन सब के बारे में भी हम आज पढ़ाई करेंगे, मतलब पढ़ेंगे ना। तो अब हम शुरू करते हैं AACR 2R। इसका पूरा नाम था एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड रिवाइज्ड एडिशन। ठीक है, 1998 में प्रकाशित AACR 2R का निर्माण ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ब्रिटिश लाइब्रेरी और लाइब्रेरी एसोसिएशन UK, ये कहाँ पर है? UK के अंदर, और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और कैनेडियन कमिटी ऑन कैटलॉगिंग यानी कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन भी इसको कहते हैं हम। ठीक है, इन सब ने मिलकर इनकी एक जॉइंट कमेटी थी जिसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट स्ट्रिंग कमेटी फॉर रिवीजन ऑफ AACR। इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था इसका निर्माण? 1988 के अंदर। आप यहाँ पे करेक्शन कर लें, 1988 है। सॉरी, मैं बोलने में गलती कर दी है ना, ध्यान रखना। कब किया था इसका? 1988 के अंदर। किस कौन कौन शामिल था इसके निर्माण के अंदर? एक तो ALA है और ब्रिटिश लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी एसोसिएशन है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वर्तमान में इसका नाम है। ठीक है, ये इनकी एक जॉइंट स्ट्रिंग कमेटी थी, इसने इसका निर्माण किया था। आगे देखते हैं अब हम इसके एडिटर कौन थे, यानी इसके संपादक कौन कौन थे। इसके संपादक हैं, पहले तो है मिशेल गोरमैन और दूसरे हैं पॉल W विंकलर। ये दोनों ही इसके क्या है? एडिटर और यानी संपादक है ना। 2010 में AACR को RDA द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था, यानी 2010 से ही जो AACR है 2R है इसका प्रयोग बंद हो गया था और इसकी जगह किसका प्रयोग किया जाने लगा? RDA का प्रयोग किया जाने लगा था। ठीक है, जो AACR 2R है ये क्या है? एक डिक्शनरी कैटलॉग है, यानी जो अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉग होता है वो है ये। आगे है, ये एक यूनिट कार्ड सिस्टम है। किस तरह का कार्ड है ये? यूनिट कार्ड सिस्टम है। अब हम यूनिट कार्ड सिस्टम क्या होता है वो देख लेते हैं। यूनिट कार्ड सिस्टम, इसमें मेन एंट्री और एडिट एंट्री समान होती है, यानी एक जैसी ही होती है। मतलब जब हम मेन एंट्री बनाते हैं उसके बाद हम जब एडिट एंट्री बनाते हैं तो उसके अंदर जो एडिट एंट्री होती है वो बिल्कुल मेन एंट्री के समान ही होती है। तो जब हम मेन एडिट एंट्री बनाते हैं तो उसके अंदर क्या लिखते हैं? रेस्ट एज द मेन एंट्री, मतलब मेन एंट्री के समान ही। आगे एक तरह से मेन एंट्री की कॉपी होती है। कौन होती है? जो एडिट एंट्री होती है वो एक तरह से मेन एंट्री की कॉपी होती है। बस एडिट एंट्री में सबसे ऊपर अलग टाइटल और सब्जेक्ट आदि का नाम लिखते हैं।
मतलब जो एडिट एंट्री होती है उसके अंदर हम अलग टाइटल और सब्जेक्ट लिखते हैं। आगे देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ AACR2R के बारे में ना, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो देख लेते हैं। जो AACR2R है इसको दो भागों में बांटा गया है, इसको दो भागों में बांटा हुआ है। पहला तो है पार्ट ए यानी डिस्क्रिप्शन, जिसे हम विवरण भी कहते हैं हिंदी के अंदर, और दूसरा पार्ट है इसका हेडिंग्स, यूनिफॉर्म टाइटल्स एंड रेफरेंसेस। क्या है? हेडिंग्स, यूनिफॉर्म टाइटल्स एंड रेफरेंसेस, जिसे हिंदी के अंदर हम शीर्षक, समान शीर्षक और संदर्भ भी कहते हैं। ठीक है, ये दो इसके भाग हैं, इन दो भागों में ये बटा हुआ है। इसका जो पहला भाग है उसके बारे में देखते हैं हम पहले। जो पार्ट 1 है यानी डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में देखते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सभी प्रकार की पाठ्य सामग्री के विवरणात्मक सूचीकरण यानी डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग हेतु नियम प्रदान किए गए हैं। किसके लिए? सभी प्रकार के पाठ्य सामग्री के विवरणात्मक सूचीकरण के लिए, यानी डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग के लिए नियम प्रदान किए गए हैं। इसके अंदर यानी इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर है? 26 चैप्टर हैं। इसमें 1 से लेकर 13 चैप्टर शामिल हैं। यानी जो इसका पार्ट 1 है डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर कितने चैप्टर शामिल है? 13, 1 से लेकर 13 चैप्टर तक शामिल हैं। आगे इस भाग में सभी नियम ISBD जनरल पर आधारित हैं, यानी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन था जनरल, उसके आधार पर इसके जो नियम है वो बनाए गए हैं। इसका जो इसके 13 चैप्टर हैं इनके बारे में देख लेते हैं। इसका जो चैप्टर 1 है वो है जनरल रूल्स फॉर डिस्क्रिप्शन। क्या है? जनरल रूल्स फॉर डिस्क्रिप्शन। इसमें सभी सामग्रियों के लिए उपयोग किए जाने वाले मूलभूत सिद्धांतों और विवरण के 8 मानक क्षेत्रों यानी स्टैंडर्ड एरियाज का वर्णन किया गया है। क्या है इसके अंदर? सभी सामग्रियों के लिए उपयोग किए जाने वाले मूलभूत सिद्धांतों और विवरण के 8 मानक क्षेत्रों यानी स्टैंडर्ड एरियाज का वर्णन किया गया है। ये 8 मानक क्षेत्र कौन है यानी स्टैंडर्ड एरियाज कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है इसका स्टैंडर्ड एरिया टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। दूसरा है एडिशन एरिया। तीसरा क्षेत्र है मटेरियल एंड स्पेसिफिक डिटेल्स एरिया। क्या है? मटेरियल्स स्पेसिफिक डिटेल्स एरिया। आगे है इसका पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा एरिया। ठीक है, ये इसका चौथा एरिया है। आगे 5वां एरिया है इसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया। ठीक है, इसका 6ठा एरिया है सीरीज एरिया। 7वां एरिया है नोट एरिया। और जो इसका 8वां क्षेत्र है स्टैंडर्ड नंबर एंड टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी। क्या है? स्टैंडर्ड नंबर एंड टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी। ये इसके 8 क्षेत्र हो गए, स्टैंडर्ड एरियाज हो गए। ठीक है, अब इसका जो चैप्टर 2 है वो क्या है? बुक्स, टेम्पलेट्स एंड प्रिंटेड सीट्स। ये इसका चैप्टर 2 है। आगे इसका 3rd चैप्टर कौन सा है? जो 3rd चैप्टर है वो है कार्टोग्राफिक मटेरियल्स। क्या है? कार्टोग्राफिक मटेरियल्स। इसका जो 4था चैप्टर है चैप्टर 4 वो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और इसका 5वां चैप्टर है म्यूजिक। क्या है? म्यूजिक। इसका 6ठा चैप्टर है साउंड रिकॉर्डिंग्स। क्या है? साउंड रिकॉर्डिंग्स। 7वां चैप्टर है मोशन पिक्चर्स एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स। क्या है? मोशन पिक्चर्स एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स। इसका 8वां चैप्टर है ग्राफिक मटेरियल्स। क्या है? ग्राफिक मटेरियल्स। इसका जो 9वां चैप्टर है वो है कंप्यूटर फाइल्स। और जो इसका 10th चैप्टर यानी 10वां चैप्टर है वो है 3 डायमेंशन आर्टिफैक्ट्स एंड रियलाइज। क्या है? 3 डायमेंशन आर्टिफैक्ट्स एंड रियलाइज। और जो इसका 11वां चैप्टर है वो है माइक्रोफॉर्म्स। और जो इसका 12वां चैप्टर है वो है सीरियल्स।
क्या है, सीरियल्स। आगे इसका जो आखिरी चैप्टर है, मतलब जो इसका पार्ट 1 था डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर जो 13वां चैप्टर है वो है एनालिसिस। क्या है, एनालिसिस। ये इसके टोटल कितने चैप्टर हो गए, 13 चैप्टर हो गए। और जो इसका पहला चैप्टर था इसके अंदर कितने एरिया, स्टैंडर्ड एरियाज थे, 8 स्टैंडर्ड एरियाज थे, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं, जो चैप्टर 14 से लेकर 20 यानी 14 से लेकर 20 तक को भविष्य के लिए खाली छोड़ा गया है। यानी इसके अंदर कोई भी अभी वर्तमान में कुछ भी नहीं दिया गया है, इसको बिल्कुल खाली छोड़ा गया है। कहाँ से लेकर, 14 से लेकर 20 तक के चैप्टर को खाली छोड़ा गया है। अब हम इसका देखते हैं पार्ट 2 यानी हेडिंग्स, यूनिफॉर्म टाइटल्स एंड रेफरेंसेस के बारे में। ये भाग ये निर्धारित करता है कि किसी पुस्तक या सामग्री को पुस्तकालय की कैटलॉगिंग में खोजने के लिए खोज बिंदु यानी एक्सेस पॉइंट्स और शीर्षक यानी हेडिंग कैसे बनाए जाएं। यानी जो इसका पार्ट 2 है, हेडिंग्स, यूनिफॉर्म टाइटल्स एंड रेफरेंसेस, ये निर्धारित करता है कि किसी पुस्तक या सामग्री को पुस्तकालय की कैटलॉग में खोजने के लिए खोज बिंदु और शीर्षक कैसे बनाए जाएं। यानी क्या बना, जो पुस्तक है उसकी जो पुस्तकालय के अंदर उसकी जो कैटलॉग है उसको खोजने के लिए खोज बिंदु और शीर्षक कैसे बनाया जाए ये बताना है। इसके नियम दिए गए हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये जो नियम है ये कहाँ से लेकर कहाँ, कौन से चैप्टर में दिए गए हैं, ये 21 से लेकर 26वें चैप्टर तक दिए गए हैं। कितने, 21 से लेकर 26 चैप्टर के अंदर दिए गए हैं। क्योंकि जो पार्ट 1 था इसके अंदर तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक शामिल थे, और जो बाकी 14 से लेकर 20 तक को खाली छोड़ा गया है। ये 14 से लेकर 20 चैप्टर तक को खाली छोड़ा गया है, और 21 से लेकर जो 26 चैप्टर है ये पार्ट 2 के अंदर शामिल है। यानी जो हमारा पार्ट 2 कौन सा है, हेडिंग्स, यूनिफॉर्म टाइटल्स एंड रेफरेंसेस, इसके अंदर ये शामिल है। जो इसका 21 चैप्टर है वो है चॉइस ऑफ एक्सेस पॉइंट्स। क्या है, चॉइस ऑफ एक्सेस पॉइंट्स। जो इसका चैप्टर 22 है वो है हेडिंग्स फॉर पर्सन्स, और जो इसका चैप्टर 23 है वो है जियोग्राफिक नेम्स, और जो इसका चैप्टर 24 है वो है हेडिंग्स फॉर कॉर्पोरेट बॉडीज। क्या है, हेडिंग्स फॉर कॉर्पोरेट बॉडीज। जो इसका चैप्टर 25 है वो है यूनिफॉर्म टाइटल्स। क्या है, यूनिफॉर्म टाइटल्स। और जो इसका चैप्टर 26 है वो है रेफरेंसेस। क्या है, रेफरेंसेस। तो यहाँ तक हमने जो इसके स्ट्रक्चर ऑफ ASCR 2R है इसके बारे में, इसके जो दोनों भाग थे उनके बारे में हमने देख लिए हैं, और उनके जो जितने भी चैप्टर्स हैं वो भी देख लिए हैं। अब हम आगे देखते हैं, जो इसके अपेंडिक्स हैं यानी परिशिष्ट हैं इनके बारे में देख लेते हैं। सूची संहिता के अंत में भाषा और व्याकरण की एक रूपता बनाए रखने के लिए 5 परिशिष्ट दिए गए हैं। कितने परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स कितने दिए गए हैं, 5 परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स दिए गए हैं। किस लिए दिए गए हैं, सूची संहिता के अंत में भाषा और व्याकरण की एक रूपता बनाए रखने के लिए 5 परिशिष्ट दिए गए हैं। ठीक है, ये 5 परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स कौन कौन से हैं। पहला तो है परिशिष्ट ए यानी कैपिटलाइजेशन यानी बड़े अक्षर का प्रयोग। यहाँ जो ASCR 2 है इसके अंदर जो महत्वपूर्ण शब्द है उनको हमेशा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। आगे जो इसका परिशिष्ट बी है यानी अपेंडिक्स बी है वो है एब्रीविएशन यानी संकेताक्षर का प्रयोग करना, यानी जो संकेत होते हैं इनका प्रयोग करना। आगे है परिशिष्ट सी यानी अपेंडिक्स सी जो कि है न्यूमेरल्स यानी संख्या पद। जो इसका परिशिष्ट डी है यानी जो अपेंडिक्स डी है वो है ग्लोसरी यानी पारिभाषिक शब्दावली। क्या है, ग्लोसरी यानी पारिभाषिक शब्दावली। आगे है परिशिष्ट ई यानी इनिशियल आर्टिकल्स यानी प्रारंभिक लेख। तो जो 5 अपेंडिक्स है यानी परिशिष्ट है वो है कैपिटलाइजेशन यानी बड़े अक्षरों का प्रयोग, दूसरा है एब्रीविएशन यानी संकेताक्षर, तीसरा है न्यूमेरल्स यानी संख्या पद,
चौथा है ग्लोसरी यानी पारिभाषिक शब्दावली, और पांचवा है इनिशियल आर्टिकल्स यानी प्रारंभिक लेख। बहुत सारी जगहों पर जो 4 ही परिशिष्ट दिए गए हैं, जो इनिशियल आर्टिकल्स हैं इनका प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब इनिशियल आर्टिकल का मतलब होता है जो ए एन द ऐसे शब्द होते हैं, ए एन द, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है जब हम कार्ड बनाते हैं उसके अंदर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लेवल्स ऑफ डिस्क्रिप्शन के बारे में, यानी विवरण के स्तर के बारे में। इसके अंदर 3 लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। जो AACR to R है, इसके अंदर कितने 3 लेवल्स ऑफ डिस्क्रिप्शन निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, ये स्तर पुस्तकालयों को अब उनकी आवश्यकता, आकार और पाठकों के अनुसार विवरण की गहराई चुनने की सुविधा देते हैं। यानी जो AACR 2 है, इसके अंदर जो पुस्तकालय होते हैं उनको उनकी आवश्यकताओं, आकार और पाठकों के अनुसार विवरण की गहराई चुनने का सुविधा देती है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट जो लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन है, यानी जो प्रथम स्तर है, इसके बारे में देखते हैं। जो इसका फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन है, इसको मिनिमम लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनिमम लेवल भी कहते हैं। आगे देखते हैं। यह स्तर किसी प्रलेख की पहचान के लिए बिल्कुल न्यूनतम जानकारी यानी मिनिमम इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। जो फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन है, ये किसी भी प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट के पहचान के लिए सबसे न्यूनतम जानकारी प्रदान करता है, यानी बिल्कुल ही कम जानकारी प्रदान करता है। आगे ये छोटे पुस्तकालयों यानी स्मॉल लाइब्रेरीज के लिए यूज़फुल होते हैं, यानी जो छोटे छोटे लाइब्रेरी होती है ना, उनके लिए यूज़फुल होता है और उनमें इसका प्रयोग भी किया जाता है। आगे देखते हैं इसकी निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। जो फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर बहुत सारे तत्व शामिल होते हैं, उनको देखते हैं कि ये कौन कौन से तत्व होते हैं इसके अंदर ना। पहला है टाइटल प्रॉपर, फिर स्लेश फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और आगे है फिर एरो लगाकर एडिशन स्टेटमेंट, फिर वापस एरो लगाकर मटेरियल स्पेसिफिक डिटेल्स। ये सारे तत्व हैं जो इसके अंदर शामिल होते हैं। आगे फर्स्ट पब्लिशर, डेट ऑफ पब्लिकेशन, एक्सटेंट ऑफ आइटम, नोट्स और स्टैंडर्ड नंबर। ये सारे तत्व जो फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर शामिल होते हैं। क्या क्या है? टाइटल प्रॉपर, फिर स्लेश लगाकर फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडिशन स्टेटमेंट, मटेरियल स्पेसिफिक डिटेल्स, फर्स्ट पब्लिशर, डेट ऑफ पब्लिकेशन, एक्सटेंट ऑफ आइटम, नोट्स और स्टैंडर्ड नंबर। ये सारे तत्व इसके अंदर शामिल होते हैं। इसमें सिर्फ मेन टाइटल को ही सम्मिलित किया जाता है, यानी जो टाइटल प्रॉपर है इसके अंदर किसको सम्मिलित किया जाता है? जो मेन टाइटल होता है उसको ही सम्मिलित किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकंड लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन यानी द्वितीय स्तर। द्वितीय स्तर को स्टैंडर्ड लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड लेवल। इसमें एक मजबूत और स्पष्ट कैटलॉग रिकॉर्ड बनाने के लिए लगभग सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती हैं। यानी इस जो सेकंड लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर मजबूत और स्पष्ट कैटलॉग कार्ड बनाने के लिए लगभग सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो इसके अंदर प्रदान की जाती हैं। ये मीडियम और लार्ज लाइब्रेरी यानी जैसे विश्वविद्यालय हो गए, सार्वजनिक पुस्तकालय हो गए, क्षेत्रीय पुस्तकालय हो गए, इनके लिए उपयोगी होता है। इसके एलिमेंट्स देख लेते हैं, इसके तत्व देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है टाइटल प्रॉपर और फिर ब्रैकेट लगाकर JMD यानी जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन लिखा जाता है।
फिर इक्वल टू लगाकर पैरेलल टाइटल लिखा जाता है, फिर कोलन लगाकर अदर टाइटल इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, फिर स्लेश फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ये सेमीकोलन लगाकर ईच सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा जाता है, फिर आगे एडिशन स्टेटमेंट, फिर स्लेश फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू द एडिशन, फिर आगे मटेरियल स्पेसिफिक डिटेल, फिर फर्स्ट प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, फिर कोलन लगाकर फर्स्ट पब्लिशर एक्सेट्रा, डेट ऑफ पब्लिकेशन, एक्सटेंट ऑफ आइटम, फिर कॉलम लगाकर अदर फिजिकल डिटेल्स, डायमेंशन, फिर ब्रैकेट के अंदर टाइटल प्रॉपर ऑफ सीरीज, फिर स्लेश लगाकर स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू सीरीज, फिर आगे ISSN ऑफ सीरीज, फिर नंबरिंग विद इन द सीरीज, स्टेटमेंट ऑफ सीरीज, टाइटल ऑफ सीरीज, गलती होगी, टाइटल ऑफ सीरीज, फिर सेमीकोलन लगाकर ISSN ऑफ सीरीज, सब सीरीज, आगे है नंबरिंग विद सब सीरीज, फिर नोट, और आखिरी में लिखा जाता है स्टैंडर्ड नंबर लिखा जाता है। सामान्य ग्रंथालयों में द्वितीय स्तर का उपयोग किया जाता है, यानी जितने भी सामान्य पुस्तकालय होते हैं उनमें कौन सा जो ये द्वितीय स्तर है यानी सेकंड लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन है, इसका ही प्रयोग किया जाता है जितने भी पुस्तकालय हैं उनमें ना। अब नेक्स्ट देखते हम थर्ड लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन यानी तृतीय स्तर के बारे में। इसे फुल लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुल लेवल। ये लार्ज और स्पेशल लाइब्रेरी के लिए उपयोगी होता है, यानी जितने भी बड़े बड़े पुस्तकालय होते हैं ये उनमें उपयोगी होता है। और स्पेशल लाइब्रेरी यानी जितने भी जो जैसे कोई हॉस्पिटल हो गया उसकी लाइब्रेरी है, कोई जितने भी स्पेशल लाइब्रेरी होती है ना, जैसे DRDO की लाइब्रेरी होगी, उनके लिए ये स्पेशल होता है ना। इसमें प्रथम और द्वितीय स्तर की सभी तत्व शामिल होते हैं, यानी जो प्रथम और द्वितीय स्तर हैं उनके सभी तत्व शामिल होते हैं इसके अंदर। जितने भी तत्व हमने पहले देखे हैं अभी फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन में और सेकंड लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन में, वो उन सभी के तत्व इसमें शामिल होते हैं। अब हम देखते हैं JMD के बारे में। अभी जो हमने पीछे देखा था JMD, वो क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन। ये AACR 2R में टाइटल के बाद लिखा जाता है। किसके बाद लिखा जाता है? टाइटल के बाद लिखा जाता है, और इसे बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। JMD जैसे ये बड़े कोष्टक में लिखा हुआ है JMD, वैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो जो हमारी आज की क्लास में हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम टाइप्स ऑफ एंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि एंट्रीज़ के कितने प्रकार होते हैं, और इसकी जो मेन एंट्री है उसके बारे में पढ़ेंगे, और एडिट एंट्री, रेफरेंसेस, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो AACR 2R है इसका 1988 में प्रकाशित किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था? एक जॉइंट स्ट्रिंग कमेटी थी, उसके द्वारा इसको निर्माण किया गया था इसके द्वारा ना। और इसमें इसके निर्माण में किस किस का योगदान था? एक तो ALA, एक ब्रिटिश लाइब्रेरी और लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1988 के अंदर। आगे इसके जो एडिटर थे वो थे मिशेल गोरमैन और पॉल W विंकलर। और 2010 के अंदर AACR को RDA द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था। मतलब जो AACR 2R है इसका उपयोग बंद कर दिया गया था
क्योंकि उसकी जगह RDA का प्रयोग करने लग गए थे अब, है ना। इसके बाद हमने देखा कि जो ASCR2R है इसको हम डिक्शनरी कैटलॉग भी कहते हैं। ये एक तरह का यूनिट कार्ड सिस्टम है। इसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर ऑफ ASCR2R की देखे। इसके दो भाग होते हैं। पहला है पार्ट 1 यानी डिस्क्रिप्शन, और दूसरा था हेडिंग, यूनिफॉर्म, टाइटल्स एंड रेफरेंसेस। इसके बाद हमने इसके पार्ट 1 में देखे, इसके टोटल 26 चैप्टर हैं, ठीक है। इनमें से जो चैप्टर 1 है, पार्ट 1 इसके अंदर कितने टोटल चैप्टर आते हैं? टोटल तो इसके 26 चैप्टर हैं, लेकिन जो पार्ट 1 है इसके अंदर 1 से लेकर 13 चैप्टर तक इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो 14 से लेकर जो 20 तक चैप्टर हैं इसको खाली छोड़ा गया है, और फिर इसके बाद जो 21 से लेकर 26 तक है उसको पार्ट 2 के अंदर रखा गया है, ठीक है। आप ये ध्यान रखना। इसके बाद हमने इसके 1 से लेकर 13 चैप्टर्स तक देखे हैं। कौन कौन से हैं चैप्टर? पहला चैप्टर इसका जनरल रूल्स फॉर डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर 8 मानक क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से हैं ये? पहला है टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, दूसरा है एडिशन एरिया, तीसरा है मटेरियल स्पेसिफिक डिटेल एरिया, चौथा है पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा एरिया, फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया, सीरीज एरिया, नोट एरिया और स्टैंडर्ड नंबर एंड टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी एरिया। ये 8 एरिया जो चैप्टर 1 है इसके अंदर दिए गए हैं। फिर इसका जो नेक्स्ट चैप्टर था वो था बुक्स, पैम्पलेट्स एंड प्रिंटेड सीट्स। चैप्टर 3 है कार्टोग्राफिक मटेरियल्स। चैप्टर 4 है मैन्युस्क्रिप्ट्स। चैप्टर 5 है म्यूज़िक। चैप्टर 6 है साउंड रिकॉर्डिंग्स। चैप्टर 7 है मोशन पिक्चर एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स। चैप्टर 8 है ग्राफिक मटेरियल्स। चैप्टर 9 है कंप्यूटर फाइल्स। चैप्टर 10 है 3 डायमेंशन आर्टिफैक्ट्स एंड रियली, और चैप्टर 11 है माइक्रोफॉर्म्स, और चैप्टर 12 है सीरियल्स, और जो इसका 13th चैप्टर है वो है एनालिसिस। क्या है? एनालिसिस। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो चैप्टर 14 से लेकर 20 तक है इसको भविष्य के लिए खाली छोड़ा गया है, ठीक है। और इसका जो पार्ट 2 था वो था हेडिंग्स, यूनिफॉर्म, टाइटल्स एंड रेफरेंसेस। जिसका पार्ट 2 है इसके अंदर चैप्टर 21 से लेकर चैप्टर 26 तक गिवन है, ठीक है। ये चैप्टर इसके अंदर आते हैं। जो इसका चैप्टर 20 वो है चॉइस ऑफ एक्सेस पॉइंट्स। चैप्टर 22 है हेडिंग्स फॉर पर्सन्स। चैप्टर 23 है जियोग्राफिक नेम्स। चैप्टर 24 है हेडिंग्स फॉर कॉर्पोरेट बॉडीज़। चैप्टर 25 है यूनिफॉर्म टाइटल्स, और चैप्टर 26 है रेफरेंसेस। ये 6 चैप्टर इसके अंदर गिवन है। इसके बाद हमने जो इसके अपेंडिक्स हैं यानी परिशिष्ट हैं ये देखे थे। इसके अंदर 5 परिशिष्ट गिवन है। कितने परिशिष्ट गिवन है? 5। परिशिष्ट ए है कैपिटलाइजेशन। परिशिष्ट बी है एब्रीवेशन। परिशिष्ट सी है न्यूमेरल्स। परिशिष्ट डी है ग्लोसरी, और जो इसका आखिरी परिशिष्ट है वो है इनिशियल आर्टिकल्स, ठीक है। ये 5 परिशिष्ट गिवन है। इसके बाद हमने इसके लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन के बारे में देखा, यानी विवरण के स्तर के बारे में देखा। ASCR2R के अंदर 3 लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन गिवन है। जो इसका फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन है यानी जो प्रथम स्तर है इसे हम मिनिमम लेवल भी कहते हैं। इसके अंदर जो पुस्तकालय के अंदर जो पुस्तकें होती हैं, प्रलेख होते हैं, इनकी पहचान के लिए बिल्कुल न्यूनतम जानकारी प्रदान की जाती है इसके अंदर। और ये सिर्फ जो छोटे पुस्तकालय होते हैं यानी स्मॉल लाइब्रेरीज होते हैं उनके अंदर ये उपयोग किया जाता है, उनके लिए यूज़फुल होता है ये, है ना, ठीक है। इसके बाद जो इसका ये से कुछ तत्व थे इसके बारे में हमने देखे थे। इसके बाद हमने देखा था जो इसका सेकेंड लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन है यानी द्वितीय स्तर, इसे हम स्टैंडर्ड लेवल भी कहते हैं। और ये जो इसके अंदर बहुत सारी जानकारी प्रदान की जाती है, जो डॉक्यूमेंट यानी प्रलेख होते हैं उनके बारे में बहुत सारी जानकारी प्रदान की जाती है। और ये मीडियम और लार्ज लाइब्रेरी के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे विश्वविद्यालय के पुस्तकालय हो गए, सार्वजनिक पुस्तकालय हो गए, और क्षेत्रीय जो पुस्तकालय होते हैं उनके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ये जो इसके कुछ तत्व थे ये थे
यहाँ पर भी कुछ तत्व गिवन है इसके। इसके बाद हमने देखा जो इसका थर्ड लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन है यानी तृतीय स्तर, इसे हम फुल लेवल भी कहते हैं और ये लार्ज और स्पेशल लाइब्रेरी के लिए उपयोगी होता है। और जो इसके अंदर तत्व होते हैं वो प्रथम स्तर के और द्वितीय स्तर के सभी तत्व इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने JMD के बारे में देखा जो जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन होता है, ये टाइटल के बाद लिखा जाता है और इसे बड़े अक्षरों में लिखा जाता है कोष्टक के अंदर। तो आज की क्लास में हम यहाँ तक पढ़ लिया पूरी डिटेल से। अब आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जो टाइप्स ऑफ एंट्रीज़ हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, जो इसकी मेन एंट्री है, एडिट एंट्री है, रेफरेंसेस है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।